आई वॉन्टेड टू बी इंटरैक्टिव एंड मैंने बहुत कम स्लाइडें रखी हैं क्योंकि जो मुझे दिया गया था तो मुझे पता था डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हो गए, राइट, एंड देन वो भी हो गया, MRI बड़ी अच्छी तरह से हो गया है, अमेजिंग, थैंक यू सो मच। एंड इसमें ये जो है मैं अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, हर 10 साल में बोर्ड देना पड़ता है, तो आजकल मेरी भी कुछ स्लाइडें रिवाइज हो गई हैं। तो MS के बारे में आई थिंक द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इट्स अ स्ट्रेंज डिजीज़, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डिजीज़, और मैं समझता हूँ जो इसकी कॉज पता चला लेगा, आई थिंक ही कैन गेट अ नोबेल प्राइज़, बिकॉज दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, तो यंग लोगों में होती है, दूसरी ये होती है कि इट हैज़ सम न्यूआंसेस दैट नो अदर डिजीज़ हैज़। इसमें मेरा भी बड़ा इंटरेस्ट है, काश मुझे इतना टाइम मिले कि मैं इसके ऊपर कर सकूँ रिसर्च, और हम लोगों ने की भी है, लेकिन वो जो चीज़ आप सोचते हैं वो कभी कर नहीं पाते क्योंकि इट इज़ सो डिफ़िकल्ट समटाइम्स। इसमें ये कि अगर 19 साल का बच्चा या 18 साल का बच्चा, उससे कम, यानी अगर इफ़ यू हैव अ चाइल्ड हु इज़ basically in teenage or before teenage year, if you live in Pakistan and you move to northern hemisphere, which would be United States, Canada, तो उनको रिस्क फैक्टर वही डेवलप हो जाते हैं जो कि वहाँ के होते हैं। तो इट इज़ मोर कॉमन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विद फीमेल्स की जो है वो बहुत ज़्यादा। तो फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर वासे तो आज नहीं आए क्या, वासे चले गए करके, वासे का भी था, अभी आएंगे, अच्छा। तो वासे हैज़ डन लॉट ऑफ रिसर्च, और वासे ने मुझे उसके ऊपर लगाया था, तो वासे और वी वेंट टू स्वीडन में बहुत कॉमन है, तो इट्स अबाउट 200 to 300 केसेस पर 100,000, और पाकिस्तान में लेस देन 5 है आई थिंक पर 100,000, so we have very few cases, so our exposure is less, तो रेडियोलॉजिस्ट का भी एक्सपोजर कम है। we have more TB। तो मैं अपना किस्सा सुना देता हूँ ना, तो मेरी जो गलतियाँ हैं 27 साल की गलतियाँ, उसमें पहली गलती ये थी जब मैं अमेरिका से आया तो मैंने जो पहला अपना केस देखा वो मेरे फ्रेंड की बीवी का केस था, जो टिपिकल MS की लीजन थे। मैंने कहा यार ये तो मसला ही नहीं है, मैं तो ऐसा सही करूँगा, मैं तो इसका एक्सपर्ट हूँ, अभी इसको सही कर देते। तो मैंने उससे, अभी मैं बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में, बट फर्स्ट यू गिव सॉलिमेड्रोल विच डज नॉट हैव, विच मिथाइल प्रेडनिसोलोन विच यू गिव फॉर एक्यूट अटैक, इट डज नॉट हैव एनी, स्टीरॉइड्स डज नॉट हैव एनी रोल इन लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ MS। ये अजीब ऑटो इम्यून डिजीज़ है दैट डज नॉट वर्क। तो मैंने उसे दिया, उसको शी हैड हेमीपरीसिस, एफेजिया, एंड इट वेंट ऑन फॉर कपल ऑफ डेज में उसको हो गया था। मैंने कहा लीजन्स देखे बड़े टिपिकल MS के लीजन्स थे, और उस ज़माने में जाहिर बात है MRI भी ज़रा हल्का ही था क्योंकि इट वाज 2002। तो आई गेव हर एंड लो बिहोल्ड जैसे कहते हैं ना, शी गॉट बेटर। उसने कहा यार तुमने वाकई, तुम यू आर अ गुड न्यूरोलॉजिस्ट। तो वो तो बिल्कुल ठीक हो गई है। तो मैंने कहा अच्छा भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है और हम ये करेंगे। और ज़माने में इंटरफेरॉन सिर्फ होते थे, विल टॉक अबाउट दैट, गिव यू दैट मेडिकेशन। 1 महीने बाद उसका फ़ोन आया, कहने लगा यार अजीबोगरीब बात हुई, उनको TB निकल आई है लंग की, और हमने वो इलाज शुरू कर दिया है। मैंने कहा अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा पता नहीं क्या बीमारी होती है, लेकिन चलो तुम करो TB का इलाज करो पहले, फिर मैं तुम्हें दोबारा दिखूंगा। तो वो TB का इलाज करा के वापस आए, MRI किया, MRI वॉज नॉर्मल, सारी MS गायब हो गई। तो ये जब मैकडॉनल्ड्स क्राइटेरिया बन रहे थे तो मुझे बुलाया लोगों ने, पहला मैकडॉनल्ड क्राइटेरिया तो दुबई में बुलाया। तो मैकडॉनल्ड क्राइटेरिया का जो मैकडॉनल्ड वो था, तो क्राइटेरिया वहाँ बनाने के लिए दुबई में आया कि पाकिस्तान से भी और इंडिया से भी कहा गया था। तो वो कहता है कि फर्स्ट मैकडॉनल्ड क्राइटेरिया में अगर आप देखें ना तो लंबर पंक्चर वॉज नॉट इंक्लूडेड। तो उन्होंने कहा कि जी ये है कि लंबर पंक्चर की कोई ज़रूरत नहीं है, MRI इज़ सो गुड दैट, चलिए डॉक्टर वासे आ गए, आपको अभी मैं आपकी बातें बता रहा था कुछ। तो मैकडॉनल्ड क्राइटेरिया में क्या लंबर पंक्चर की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि MRI इज़ सो गुड दैट यू कैन जस्ट डायग्नोस इट। तो फिर मैंने हाथ उठाया, मेरा तो ये तजुर्बा हो चुका था। मैंने कहा नहीं भाई कुछ मुल्क ऐसे हैं जिसमें MS नहीं होती है, वहाँ TB होती है, तो उसको देख लेना चाहिए। तो फिर डिसाइड, हाँ अगर आप ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे आप समझते हैं TB का, तो इंडिया है, पाकिस्तान है, और जो भी ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे, तो वी हैव सम ऑफ MS रीजन जैसे आप कह रहे थे, सम ऑफ देम आर वेरी टिपिकल, सम आर देम आर नॉट टिपिकल एंड दे कैन लुक लाइक MS। हमारे एक और बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट थे, वो मुझे केस पकड़ाते हुए गए, बिल्कुल वो अमेरिका मूव हो रहे थे, शिराज हैदर, कहने लगे सिंपल सा केस है MS का, तुम देख लेना।
तो ये तजुर्बा मुझे हो चुका था, मैंने कहा नहीं कोई सिंपल नहीं होता. दैट टर्न्ड आउट टू बी TB2, बट इट वाज हाँ इट टर्न्ड आउट टू बी TB2. So we have to be careful that we talk about these kind of a less common disease in Pakistan, but we have to be careful that there are other things that can. तो मैंने तो सिर्फ 2-3 स्लाइडें बनाई थी. हाँ, तो ये हम लोगों ने कहा तो MS कैसे डायग्नोज होती है. तो हर डिजीज़ एक ही तरह डायग्नोज होती है, वह हिस्ट्री. एंड सेकंड, जब आप हिस्ट्री पे आप डायग्नोज करते हैं, और आज भी मैं क्लिनिक करके आ रहा हूँ, सबसे पहले आपके पास MRI रखते हैं. तो MRI तो बाद में बताना, पहले हिस्ट्री. तो जैसे आप कह रहे थे, अगर आपने रेडियोलॉजिस्ट को भी हिस्ट्री सही नहीं बताई तो बेचारा क्या करेगा, उसके सामने तो बड़ी अच्छी सी पिक्चर है. तो हिस्ट्री एंड देन यू कन्फर्म योर हिस्ट्री विद अ फिजिकल एग्जामिनेशन. एंड MS के अंदर कुछ फाइंडिंग्स हैं विच आर सो टिपिकल ऑफ MS दैट दे आर नॉट प्रेजेंट इन अदर डिजीजेज, जैसे इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लीजिया है, which occurs because of a lesion in MLF, medial longitudinal fascicular. It's very typical. अगर you have bilateral internuclear ophthalmoplegia, it's 100% MS. चाहे MRI कुछ भी कहे, चाहे CSF कुछ भी कहे, वो तो MS है. फिर ये कि हिस्ट्री में क्योंकि MS है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, एक स्क्लेरोसिस नहीं है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये एक अटैक हुआ था, फिर दूसरा अटैक हुआ था, फिर आप बेहतर हो गए थे. तो यू हैव टू हैव अ वेरी गुड हिस्ट्री. वो आपको मैकडोनल्ड क्राइटेरिया में भी आप देखेंगे कि वो हिस्ट्री के ऊपर बहुत बताते हैं. आप लें और आपको प्रूव करना है कि ये लीजन इन टाइम एंड स्पेस जिसे कहते हैं. तो टाइम आपको पता होना चाहिए, और स्पेस, टाइम का मतलब ये कि डिफरेंट टाइम पे हुआ था. कभी सबसे पहले लड़कियों में ज़्यादा तो ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है. अगर ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है तो उसकी वो भी अच्छी होती है, प्रोग्नोसिस भी अच्छी होती है. एंड देन यू कैन हैव लीजन्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन. तो जो जिस पार्ट ऑफ द ब्रेन में होगा वही वो होता है. तो एक्चुअली इट विल कम टू जनरल फिजिशियन. तो जनरल फिजिशियन हैव टू नो अबाउट दिस डिजीज and the differential diagnosis, and then when they see a case like this, then you can refer them to a neurologist or specialist. अब MS के तो पूरी दुनिया में क्लिनिक्स होती हैं जो कि कहलाती हैं MS की क्लिनिक्स कहलाती हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्लिनिक्स. डॉक्टर वासे ने भी काम किया हुआ है उनके अंदर, एंड दे आर जस्ट स्पेशलाइज्ड फॉर MS. तो पूरे दिन वो कुछ नहीं देखते सिवाय MS के, क्योंकि वहाँ MS इतना ज़्यादा है. हमारे यहाँ MS की क्लिनिक खोलेंगे तो बेचारा वो भूखा मर जाएगा, क्योंकि महीने में उसे 2 या 3 मरीज़ मिला करेंगे. तो ये कि तो हर न्यूरोलॉजिस्ट को यहाँ MS आनी चाहिए, क्योंकि उसी को MS करनी है. तो ये हम लोगों ने ज़माने में बनाया था, किस तरह से होगा. फिर ये लोग तो सपोर्ट सर्विसेज और सब कुछ, बड़ा MS का तो बड़ा लंबा चक्कर होता है. तो किस तरह से डायग्नोसिस होती है. तो ये गलत है, MRI टॉप के ऊपर गलत है, लेकिन MS में MRI टॉप के ऊपर हो सकता है. लेकिन आई थिंक द बेस्ट थिंग इज़ योर मेडिकल हिस्ट्री. तो जैसे मैंने बताया कि टाइम एंड स्पेस में आपको प्रूफ करना है कि उनको लीजन हुआ था, और लीजन कहाँ हुआ था, किस जगह हुआ था, कैसे हुआ था, वो सारी हो गई. और दूसरा न्यूरोलॉजिकल एग्जाम. तो न्यूरोलॉजिकल एग्जाम में कुछ चीज़ें जैसे है हाइपर रिफ्लेक्सिया, अगर आपको देखना है तो बेस्ट MS पेशेंट में मिलता है. अगर क्लोनस देखना है तो बेस्ट MS पेशेंट्स में मिलता है. एटैक्सियाज होते हैं इसके अंदर. तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में यू पिक अप क्या होता है वो जो है फाइंडिंग्स. I always remember one patient that she came to see me, और वो हल्का सा वेरी एंक्शियस, हल्का सा MS था, उसको इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लीजिया था और थोड़ी सी एटैक्सिक थी. तो मैंने उससे कहा कि मैंने कहा कि मैंने MS कह दिया इस वक्त, तो ये तो पागल हो जाएगी बिल्कुल. तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारी कुछ फाइंडिंग्स आ रही हैं, विल सी, बट वील डू एन MRI एंड विल फिगर इट आउट. तो उस ज़माने में मैं एक छोटे से शहर में था, मिडलैंड और लबक के दरमियान में ड्राइव कर रहा था. तो फ़ोन आ गया कि जी ये तो ICU वो उसमें पहुँच गई, ER में पहुँच गई, कोमाटोस. So the next lesion was actually in the brainstem. So उसको फिर प्लाज्माफरेसिस करना पड़ा, फिर IVIG देनी पड़ी. उस ज़माने में कुछ भी नहीं था सिवाय बीटा फिरॉन्स के. तो वो then we'll talk about the treatment. लेकिन ये कि lesion can be in a very wrong place. अगर स्पाइन के अंदर lesion है, you can have huge disability. और ये वो चीज़ है जिसको आजकल हम ऑलमोस्ट क्योर कर सकते हैं. यानी अदर न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस इट कैन बी क्योर्ड और वेरी वेल ट्रीटेड. तो इसको मिस कर लेना इसलिए ख़तरनाक है क्योंकि यंग लोगों में होती है. इट कैन कॉज लॉट ऑफ डिसेबिलिटी स्पेशली इन मेल्स. अगर आपको मेल में MS मिलता है दैन इट हैज़ हायर चांसेस ऑफ डिसेबिलिटी. अगर ये ख़ास तौर पे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लीजन्स हैं दैन इट हैज़ हायर चांसेस ऑफ डिसेबिलिटी. तो इफ़ यू पिक अप अर्ली दैन यू कैन डू इट. अच्छा, ब्लड टेस्ट कोई ऐसे ख़ास नहीं होते जो MS को बताएं, लेकिन ब्लड टेस्ट इस तरह हो सकते हैं कि अगर आपकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बड़ी है, तो जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि न्यूरो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, सार्कोइडोसिस है जो आपको MS जैसा लग रहा है,
या फिर कोई और मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, फॉर एग्जांपल दे कैन लुक लाइक डीमाइलिनेशन, जैसे आपने वर्निकीज बताया या ऐसी बताई। तो अगर somebody is talking about B12 deficiency and all that, then you will do, for differential diagnosis you will do blood test, but MS will not be picked up in a blood test. ये MS जैसी जो पाकिस्तान में कॉमन है वो ये है न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका, विच इज़ नाउ डिफाइंड। जब हमें तो पता नहीं था कि न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका क्या होती है, बाद में आई है, तो इसमें एंटीबॉडीज़ डिफाइंड हो गई, तो इसको कहते हैं NMO एंटीबॉडीज़, ये एक्वापोरिन 4 एंटीबॉडीज़ कहलाती हैं। एक और अब डिजीज़ आ गई है एंटी-मॉग एंटीबॉडीज़ सिंड्रोम, वो भी MS जैसा दिखता है। तो अब ये पता चल रहा है कि वी कैन फाइंड सम एंटीबॉडीज़ विच वी यूज टू लम्प ऑल केसेस एज MS, और सम को हम डिफाइन नहीं कर पाते थे क्या है, डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ कहते थे। Now as we are getting better, we are trying to we have more antibodies. So there are specific syndromes which look like MS, but they are not MS, and they are treated differently. जैसे न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका की कुछ दवाइयाँ हैं, जो कुछ MS की दवाइयाँ हैं जो आप न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका में दे दें, it makes न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका वर्स। तो ये चक्कर इसलिए वो डिफाइन करना अब ज़रूरी हो गया है। पाकिस्तान में डॉक्टर वासे भी बताएंगे, लेकिन सिंध में न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका का एक क्वाइट कॉमन है। SIUT में हम काफ़ी मरीज़ देखते हैं। वी हैव अ ह्यूज फॉलोइंग नाउ ऑफ डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर। वी अबाउट 200 that we are following there for infusions of rituximab and all that. So we see that neuromyelitis optica is pretty large number there. तो ब्लड टेस्ट की बात हो गई। फिर नेक्स्ट स्टेज, जैसे अब मैं बात कर रहा था लंबार पंक्चर। लंबार पंक्चर इज वेरी सेफ प्रोसीजर। इट गिव यू फ्लूइड ऑफ, इट इज एज क्लोज एज ब्रेन बायोप्सी एज यू कैन गेट। वो फ्लूइड आपने लेके उसको टेस्ट करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि एक्चुअली सिंथेसिस कितना है उसका, IgG सिंथेसिस ऑफ, और ऑलिगोक्लोनल बैंड्स हैं या नहीं है। तो ऑलिगोक्लोनल बैंड्स तो आप खून लेते हैं, ब्लड सैंपल लिया, एंड देन यू सी वेदर यू हैव ऑलिगोक्लोनल बैंड्स देयर, and if you have oligoclonal bands in CSF, if you have CSF oligoclonal bands, इसमें नहीं है, तो that's a very strong marker for MS, एंड अदर चीज़ें भी पता चलती हैं। वही TB भी आप चेक कर सकते हैं उस वक्त, अगर आपको डर लग रहा है या कोई और डिजीज़ पता चल रहा है, तो वो देखा जा सकता है। पाकिस्तान में क्रिप्टोकॉकस भी है, तो सिंध के अंदर पाया जाता है। तो क्रिप्टोकॉकस जो है दैट कैन ऑल्सो कॉज समटाइम्स, तो यू कैन लंबार पंक्चर कैन हेल्प यू डिफरेंशिएट इन अदर डिजीज़ टू। Visual evoked potentials are neurophysiological tests which can tell you about demyelination. So it's a demyelinating disorder. अगर conductivity slow हो जाए तो you can actually measure it. आँख की conductivity को आप differently measure कर सकते हैं। वो हम P100 latency उसे कहते हैं। तो 100 milliseconds में अगर conduction है, अगर वो delayed हो जाए यहाँ से to the retina to the occipital lobe, then you know that this conduction is delayed. तो वो VEP कहते हैं, विजुअल इवोक पोटेंशियल कहते हैं। पुराने ज़माने में बहुत सारी इवोक पोटेंशियल्स करते थे, न्यूरोलॉजिस्ट के काफ़ी पैसे बनते थे। अब वो न्यूरोलॉजिस्ट के पैसे ख़त्म हो गए, वो MRI वालों के पास चले गए। MRI is so far superior than all these tests except for this VEP, that अब हार्डली लोग सोमेटोसेंसरी इवोक पोटेंशियल्स करते हैं। तो वो सोमेटोसेंसरी पहले इवोक पोटेंशियल्स करते हैं, दैट विल टेल यू डीमाइलिनेशन इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑल दैट। तो इवोक पोटेंशियल्स का रोल है डेफिनेटली, पर्टिकुलरली विद द आई, एंड देन यू हैव दीज। अब नेक्स्ट क्या करना है? ओह हाँ, तो जब MS की दवाई, तो मैं और डॉक्टर वासे तो ज़माने के जब MS का कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था और सिर्फ स्टीरॉइड्स दे के रवाना कर देते थे, इवन इन यूनाइटेड स्टेट्स। पहला जो ट्रीटमेंट आया वो इंटरफेरॉन का आया, और इंटरफेरॉन बीटा 1A और बीटा 1B, इतना ज़बरदस्त झगड़ा हुआ दोनों कंपनियों में, दोनों एक दूसरे को सू कर दिया। दैट वाज द फर्स्ट ट्रीटमेंट फॉर MS। इट केम आउट, अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एज अ सबकुटेनियस इंजेक्शन। एक वॉज एवरी अदर डे था, एक एवरी डे था, फिर एक 3 times a week आ गया, वो हम लोग सभी डिस्कस करते हैं। लेकिन फिर जब बहुत सारे ट्रीटमेंट आ रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था। इट्स सच अ डिफरेंट डिजीज़ कि अगर आप उसको पेशेंट को कुछ ना करें तो भी पेशेंट ठीक हो जाता है कुछ दिन में, कुछ ना करें क्योंकि वो रीमाइलिनेशन हो जाती है। तो फिर FDA केम अप विद अ थिंग दैट यू हैव टू any medication that will come in the market will have to prove couple of things. They have to prove that ये ARR जो है annualized relapse rate कम हो जाएगा, relapse rate कम होना चाहिए उस दवाई से, MRI बेहतर होना चाहिए, और फिर long term disability progression, adherence, brain atrophy, और वो जो है ये सारी चीज़ें अगर 5-6 चीज़ें वो दवाई प्रूव करती है,
then FDA will approve that medication for MS progression, MS की ट्रीटमेंट के लिए। तो ये पूरा वो है। जब हम लोगों ने रेजिडेंसी शुरू की थी उस ज़माने में तो कुछ भी नहीं था, मेरे ख्याल से मुझे इधर आना पड़ेगा क्योंकि मुझे नज़र नहीं आया। तो ये था 1993 इंटरफेरॉन बीटा 1B सबकुटेनियस इंजेक्शन लगते थे, अभी भी अवेलेबल है। ये और ग्लूटामाइन एसिटेट, ये जो है कोपैक्सॉन के नाम से आते हैं। इन तीनों दवाइयों में अच्छी बात ये है कि दे आर वेरी वेरी सेफ, सो इवन यू कैन गिव इट इन फॉर पेशेंट्स हु आर ट्राइंग फॉर प्रेगनेंसी एंड थिंग, बट दे आर we'll talk about it, they are not as effective as medications which have come here. फिर ये माइटोजेंट्रोन which is now obsolete, we don't use it because it has very severe cardiotoxic effects. Then real MS की दवाइयाँ आई थी जो बहुत ज़बरदस्त दवाई है, उसका नाम है नेटलूजिमैब। ये सारी जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं। अगर आप देखेंगे तो नेटलूजिमैब, ऑक्रीलुजिमैब और ये जो है एलेमचूजिमैब, ये एनोफ्ट्यूबिमैब, ये सारी अभी आ गई हैं। ये दिस इज़ द लेटेस्ट वन इन 2020, बट ऑल ऑफ देम वर्क थ्रू मोस्टली थ्रू बीटा इनहिबिशन, वो जो है बीटा सेल के ऊपर करते हैं, B20 के सेल्स के ऊपर करते हैं। एंड देन दिस इज एक्चुअली डिफरेंट, एलेमटूजिमैब ये B50 के ऊपर करती है। एंड देन दे मॉड्यूलेट द इम्यून सिस्टम, दे आर नॉट डायरेक्टली इम्यूनोसप्रेसेंट्स, दे आर मोस्टली इम्यून मॉड्यूलेटर। और अब सबके अलग अलग साइड इफेक्ट हैं। इंटरफेरॉन्स वगैरह के साइड इफेक्ट बहुत कम थे, ग्लूटामाइन का ऑलमोस्ट कोई साइड इफेक्ट नहीं था। नेटलूजिमैब इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन, इट हैज़ अबाउट 70% रिस्क, 70 to 80% रिस्क रिडक्शन फॉर MS। बट प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि अगर लॉन्ग टर्म आप यूज़ करें तो इससे PML होने के चांसेस है, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी। ये बिल्कुल MS जैसे इसके लीजन नज़र आते हैं, और शायद आपने एक दिखाया भी होगा PML के लीजन्स, अगर आपने MRI पे भी देखे हो। तो एक तो ये होता है, ये एक जॉन कमिंग्स वायरस है, JC वायरस दैट कॉजेज दिस डिजीज़, एंड दिस इज़ अ स्लो वायरस। मैंने सबसे पहला ये वायरस देखा था एक्चुअली रिटक्सीमैब के बाद, विच इज़ नॉट हेयर। रिटक्सीमैब जो मिलती थी उस ज़माने में हार्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को, तो ये हो जाता था लॉन्ग टर्म यूज़ में। तो एनी ऑफ दीज विच आर स्ट्रॉन्ग लाइक नेटलूजिमैब, उसके अंदर ऑक्रीलुजिमैब के साथ अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है, एक दो केसेस रिपोर्ट हुए हैं, वो पहले नेटलूजिमैब के बचे, एलेमटूजिमैब और कुछ जो ओरल भी हैं जिसमें फिंगोलिमॉड, और ये सारी इनके साथ PML के चांसेस हो सकते हैं आगे जाके, बिकॉज व्हेन यू सप्रेस इम्यून सिस्टम सो मच you got, it's almost a deadly disease because one, there's no treatment available, so you have to be very careful with these medications. तो ऐसे ही हुआ कि जब ये मेडिकेशन चलती रही तो ये एलेमटूजिमैब इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एक पाकिस्तान में डॉक्टर वासे के पेशेंट को लगी है, एक मेरे पेशेंट को लगी है। इट्स सो एक्सपेंसिव। अब तो मेरे ख्याल से ये 5-6 करोड़ रुपए की होगी पाकिस्तान के अंदर। 1 करोड़ की एक दिन की 5 दिन लगनी होती है ना, 5 लाख, हाँ पूरे मिला के 1 करोड़ की उस वक्त नहीं, मैं कह रहा हूँ अब तो 5 करोड़ की अब मिलती नहीं है। ये सनोफी वाले बनाते हैं, तो अगर हमसे तो ये जो है ये 5 दिन आपको एडमिट करना पड़ता है। इट्स अ वेरी गुड मेडिकेशन। ऑस्ट्रेलिया में इट इज़ फर्स्ट लाइन मेडिकेशन राइट नाउ। मैं ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर से मिला था, उसने कहा तो हम तो सबको एलेमटूजिमैब लगा देते हैं, लिम्ट्राडा के नाम से आती है, मार्केट है। लेकिन बहुत महंगी है, 5 दिन आपको हॉस्पिटल में रखना पड़ता है, उसमें रीनल फेलियर हो सकता है, उसके अंदर थायराइड और कैंसर के चांसेस हैं, तो वो 5 दिन आपको बड़ा ख्याल रखना और बाद में आपको चेक करते रहना। मेरे से एक पेशेंट को मिली है, ही इज़ डन वेरी वेरी वेल, वो ही फेल्ड ऑल दीज मेडिकेशंस, तो वो दिया था। Ocrelizumab is available in Pakistan by name of Ocrevus. This is a newer version of rituximab. Rituximab half the price of Ocrelizumab. तो आमतौर पे हम लोग तो rituximab यूज़ कर लेते हैं, अगर पेशेंट अफोर्डिंग होता है तो Ocrelizumab कर देते हैं। Ocrelizumab जो है ये उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इसकी ट्रायल्स किए, इसको ज़्यादा प्लानिंग की रोशनी की है, तो इसको न सिर्फ MS के लिए बट प्रोग्रेसिव MS के लिए भी उन लोगों ने अप्रूव करा लिया। तो दिस इज़ एक्चुअली इम्प्रूव। तो MS के 2 है, एक एक्यूट MS है जो शुरू में इन्फ्लेमेटरी फेज होती है, प्रोग्रेसिव होती है, तो Ocrelizumab दोनों में काम कर जाती है। ये पाकिस्तान में पड़ती है कमोवेश 8 लाख रुपए की, लेकिन ये है कि अगर आप बाहर दुबई में लगवाएं तो ये कमोवेश 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपए की। तो दुबई का पेशेंट आके यहाँ लगा लेता है, उसको सस्ता पड़ जाता है। तो Ocrelizumab पाकिस्तान में फिर भी नहीं होनी, अब $40,000-50,000 की है।
ये है डाईमिथाइल फ्यूमेरेट, ये एक दवाई है जो कि बड़ी सस्ती सी थी, लेकिन उन्होंने इसे थोड़ा सा मार्केट अच्छा करके ये ओरल मेडिकेशन है. दिस ऑल्सो वर्क फॉर, बट अगेन पाकिस्तान में अगर डाईमिथाइल फ्यूमेरेट जो इसकी ब्रांड नेम से लें तो अबाउट 13 लाख रुपए साल की पड़ती है. ये नहीं, डाईमिथाइल फ्यूमेरेट तो अवेलेबल ही नहीं पाती, तो टेरीफ्लूनामाइड है. टेरीफ्लूनामाइड दबाजियो. टेरीफ्लूनामाइड की जो ये लिफुनामाइड जो उसमें यूज़ करते हैं हमारे आर्थराइटिस में, उसकी बहन है टेरीफ्लूनामाइड, एंड ये 13 लाख रुपए की पड़ेगी. डाईमिथाइल फ्यूमेरेट इज अबाउट 12-13 लाख, बट इट्स नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान. दिस इज द ओनली वन for women with who are planning for pregnancy. It can be used in pregnancy. This can also be used in pregnancy. तो ये हो गया. क्लैडोब्रीन का मेरे ऊपर कोई तजर्बा नहीं है, बट दिस इज सपोज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैज़ बीन डूइंग वेरी वेल. आई डोंट नो. और ये बिल्कुल नहीं आई है अभी. ये जो है ये बिल्कुल नहीं है, नई दवाई है ये. बेसिकली ये स्फिंगोसिन जो हमारा SP1 रिसेप्टर्स होते हैं उनके ऊपर ये काम करती हैं. दे आर लाइक फिंगोलिमॉड जिलीनिया के नाम से आती है. दिस इज एन ओल्डर मेडिकेशन. इट्स वेरी गुड, वेरी इफेक्टिव. Unfortunately, it can cause heart blocks and things like that, so you have to monitor patients. तो ये सारी दवाइयाँ और बढ़ती जा रही हैं. हर 2 साल में 1 साल में कोई दवाई नहीं आ जाती है. तो वी हैव लॉट ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल. इसमें आप देखेंगे स्टीरॉइड्स कहीं नहीं है. तो अनफॉर्चुनेटली स्टीरॉइड्स डू एनीथिंग फॉर द पेशेंट इन लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म में अगर आपके पास कोई पैरालिसिस के साथ आ रहे हैं तो आप स्टीरॉइड्स देते हैं तो दे डू गेट बेटर, एंड द एक्यूट इन्फ्लेमेशन गोज अवे. तो वी ऑलवेज से कि स्टीरॉइड्स को दे देनी चाहिए. लेकिन किसी को अगर लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स पे रखेंगे तो उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट कोई नहीं है फॉर ये. अब आप किस तरह से पता चले कि मैं कौन सी दवाई दूँ इन सारी में? तो अगर आप इसको सेफ्टी इधर रखें और ऐसे किसी इधर रखें, तो सबसे पहले तो आप सेफ्टी सोचते हैं पेशेंट की. तो अगर पेशेंट को माइल्ड सा MS है, अच्छा MS के साथ भी यही है कि हर बीमारी के साथ जैसे होता है, अल्लाह ताला ने वो एक ही कर्व बनाया है, वो हम लोगों के लिए भी बनाया है. सारे आदमी गरीब नहीं होते, सारे आदमी अमीर नहीं होते, मिडिल क्लास होते हैं. जो बेल शेप कर्व है, पूरी दुनिया जो है बेल शेप कर्व पे बनी हुई है. सारी बीमारियां भी बेल शेप कर्व पे हैं. सब कोविड में मर भी नहीं गए, सब कोविड में जिंदा भी नहीं रहे, ज़्यादा कोविड में बीच में रहे थे, नहीं जिंदा रहे, लेकिन कुछ बीमार भी हो गए. तो यू हैव अ बेल शेप कर्व. तो अगर ये वाला जो कर्व का पोर्शन है जिस इज माइल्ड MS, ज़्यादातर MS बीच की MS होती है और फिर एक बहुत सीवियर MS है. तो यू डिसाइड कि आपका पेशेंट किस्म का मेल है और मेल के अंदर स्पाइनल कॉर्ड में लीजन आ गया है. पहली लीजन में उसकी आंखें वाँखें चली गई हैं. इट्स अ स्ट्रॉन्ग डिजीज एंड यू गो टू द स्ट्रॉन्गर मेडिकेशन लाइक दीज हियर. दीज वुड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एफिकेसी, बट सेफ्टी वाइज अब देखें LMQC में आपको सेफ्टी का इन्होंने इधर दिया 3 के ऊपर, जबकि अगर इंटरफेरॉन देखें तो सेफ्टी इज़ वेरी गुड बट एफिकेसी इज़ लो. So you start with, as you do with every medication, you start with safer medications, and then you can go to stronger medications. But depending on the patient, if the patient is very sick and you think that patient will get worse, then you will use stronger medications first. तो ये nutshell में था. I think this is मैंने बस 3-4 स्लाइड बनाई थी, तो मैं समझ रहा था मेरा लास्ट होगा, तो मैंने कहा सब सो रहे होंगे ऑलरेडी, तो ये हो गया सही. ओके गुड.